हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक नई वीडियो। आज की हमारी वीडियो है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में अंतर। तो दोस्तों, आज हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में अंतर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें क्लॉक फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होती। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्लॉक फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना क्लॉक फ्रिक्वेंसी के ही ऑपरेट होती है। वहीं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्लॉक फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है। ओके, अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में 1 बिट स्टोर करने के लिए जो सेल बनाया जाता है, देखिए जो स्टोरिंग एलिमेंट होता है 1 बिट स्टोर करने के लिए जो एक सेल होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बनता है और उसमें ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। तो उसको जो 1 बिट स्टोर करता है उसको 1 सेल बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में 1 बिट स्टोर करने के लिए जो एक सेल बनाया जाता है उसमें 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है, 6 ट्रांजिस्टर की। वहीं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में 1 बिट स्टोर करने के लिए जो सेल बनाया जाता है उसमें केवल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 बिट स्टोर करने के लिए 1 सेल की आवश्यकता। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 2, स्टैटिक रैम में बिट ट्रांजिस्टर में यानी कि फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होती है। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें 1 बिट स्टोर करने के लिए जो बेसिक स्टोरेज एलिमेंट होता है वो फ्लिप फ्लॉप होता है। वहीं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में 1 बिट स्टोर करने के लिए जो कंपोनेंट होता है वो कैपेसिटर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डायनामिक रैम में जो आपका कैपेसिटर होता है वो चार्ज के रूप में बिट को या वोल्टेज को स्टोरेज करता है। अगला पॉइंट नंबर 4, स्टैटिक रैम का डेटा एक्सेस टाइम 4 नैनो सेकंड है। वहीं डायनामिक रैम का डाटा एक्सेस टाइम 60 नैनो सेकंड है। तो देखिए इसका एक्सेस टाइम कम है और इसका ज़्यादा है। तो जो जितनी जल्दी डाटा को एक्सेस कर लेगा वो फास्ट होगा, और जो डाटा को एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगाएगा तो वो मेमोरी स्लो होगी। तो इसका एक्सेस टाइम कम है, इसका एक्सेस टाइम ज़्यादा है। तो इस प्रकार स्टैटिक रैम आपकी फास्ट होती है और डायनेमिक रैम स्लो होती है। ओके, अगला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, एस रैम का साइज लार्ज होता है, वहीं डी रैम का साइज स्मॉल होता है। देखिए साइज लार्ज और स्मॉल क्यों होता है, जैसा कि आपने पॉइंट नंबर 2 इसमें देखा था कि इसमें 1 बिट स्टोर करने के लिए 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है और इसमें 1 बिट स्टोर करने के लिए 1 ट्रांजिस्टर 1 कैपेसिटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें साइज इसीलिए हार्डवेयर इसका बड़ा बनता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ज़्यादा लग रहे हैं, और इसमें कम लग रहे हैं इसलिए इसका साइज छोटा होता है। ओके, 1 ट्रांजिस्टर और यहाँ पर 6 ट्रांजिस्टर। ओके, अगला पॉइंट नंबर 7, एस रैम कैश मेमोरी में यूज होती है और डी रैम मेन मेमोरी में यूज होती है। देखिए कैश मेमोरी जो होती है वो एक तरह से फास्ट मेमोरी का रूप होती है। तो स्टैटिक रैम क्या है आपकी, फास्ट है। ओके, तो इसलिए ये कहाँ यूज होती है, कैश में। और वहीं डी रैम आपकी क्या है, स्लो है, इसलिए ये मेन मेमोरी में यूज होती है। अगला पॉइंट नंबर 8, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, ये चीप होती है, सस्ती होती है। क्यों एस रैम सस्ती क्यों है, महंगी क्यों है? एस रैम महंगी इसलिए क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हार्डवेयर ज़्यादा लग रहा है, इसमें कम कंपोनेंट से हार्डवेयर बन रहा है, इसलिए ये सस्ती है और ये एस रैम आपकी महंगी है। अगला पॉइंट नंबर 9, स्टैटिक रैम में पावर कंजप्शन कम होता है
डी रैम में पावर कंजप्शन अधिक होता है। देखिए डी रैम में पावर कंजप्शन अधिक क्यों है, क्योंकि इसमें चार्ज कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, तो इसमें अधिक वोल्टेज लगता है, अधिक पावर लगती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर है नहीं, फ्लिप फ्लॉप है, सीमोस ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पावर कंजप्शन आपका कम होता है। ओके, अगला पॉइंट। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे पॉइंट्सों में इन्होंने इसका डिफरेंस समझाया है। अगला पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 10। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा को रिटर्न करने के लिए पीरियोडिक रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये इधर से समझ में आएगा। डी रैम में डाटा को रिटर्न करने के लिए पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि डी रैम में जो आपका डाटा होता है वो कैपेसिटर के चार्ज के रूप में होता है कैपेसिटर में, और जो कैपेसिटर का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि वो चार्ज को लीक ऑफ करता है, समय के साथ चार्ज लीक होता है, तो उससे क्या है कि डाटा लॉस होता रहता है। तो उस डाटा को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है, जबकि एस रैम में कोई कैपेसिटर नहीं होता, डाटा लीकेज होता नहीं है, और इसमें डाटा यूं की यूं बना रहता है, इसलिए इसमें आवश्यकता नहीं है पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की। लेकिन डी रैम में पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता रहती है। ओके, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। देखिए स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में कांस्टेंट पावर फ्लो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डी रैम में कांस्टेंट पावर फ्लो की आवश्यकता है। क्यों है, क्योंकि इसमें चार कैपेसिटर में चार्ज के रूप में डेटा स्टोर होता है, तो चार्ज लीक ऑफ रहता है, लीकेज होता रहता है चार्ज का, तो डाटा को रिटर्न करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट पावर देना आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता कांस्टेंट पावर की देने की नहीं रहती है। ओके, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 12। एस रैम में टीटीएल और मॉसफेट यूज होते हैं। देखिए स्टैटिक रैम जो होती है उसमें मेमोरी सेल बनाने के लिए ट्रांजिस्टर लॉजिक और मॉसफेट यूज होते हैं। वहीं डी रैम में मेमोरी स्टोर करने के लिए जो सेल बनता है उसमें कैपेसिटर और मॉसफेट यूज होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। देखिए पॉइंट नंबर 13 है आपका, इसमें क्या है कि डी रैम की तुलना में कॉम्प्लेक्स होते हैं। ओके, एस रैम डी रैम की तुलना में क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें टीटीएल और मॉसफेट यूज होते हैं, और एक सेल को बनाने के लिए 6 ट्रांजिस्टर की आवश्यकता पड़ती है। कितने, 6 ट्रांजिस्टर, ऊपर पड़ा था पॉइंट नंबर 2। वहीं आपके इस डायनेमिक रैम में जो डी रैम है वो एस रैम की तुलना में सिंपल होती है। क्यों, क्योंकि इसमें एक मेमोरी सेल बनाने के लिए, एक बिट को स्टोर करने के लिए जो एक मेमोरी सेल बनाते हैं वो एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से बन जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर सिंपल है और इसका कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसमें एक पॉइंट और मैं जोड़ सकता हूँ इंटरफेसिंग का। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी इंटरफेसिंग सिंपल है, इसकी इंटरफेसिंग कैसी है, सिंपल। वहीं आपकी डी रैम की जो इंटरफेसिंग है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्यों इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डी रैम में डाटा को रिटर्न करने के लिए हमें एक रिफ्रेशमेंट सर्किट की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, जो कि डाटा को रिटर्न करने के लिए रिफ्रेशमेंट सर्किट चाहिए होता है, लेकिन इसमें कोई रिफ्रेशमेंट सर्किट नहीं चाहिए होता है, इसलिए इसकी इंटरफेसिंग कॉम्प्लेक्स है और इसकी इंटरफेसिंग सॉरी इसकी सिंपल है और इसकी कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो इस प्रकार ये एस रैम और डी रैम में डिफरेंस है, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।